स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। तो हम लोग ये एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों आपके चैप्टर 1 के लिए, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किस तरीके से हम अपनी फसलों को उगाते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं, ये जाना हमने इस चैप्टर में। अब देखेंगे इस पे बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो आप आंसर कैसे करोगे। तो भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ सारी चैप्टर्स इजी हैं, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें आपको बहुत अलग अलग टर्म्स और बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिले। क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग क्या होता है, फिर उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इरिगेशन कैसे होती है, किसकी मदद से होती है, वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करें अपने प्लांट्स को, फिर हार्वेस्टिंग कैसे करें, स्टोरिंग कैसे करें उसकी। तो बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हमने जानी है इसमें, लेकिन ये सब बहुत आसान है। कैसे समझ सकते हो? अगर मान लो आपने कोई प्लांट ग्रो किया, कोई भी प्लांट अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करोगे ना। तो पहला पॉइंट आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर उसके अंदर बीज डालने होंगे, सोइंग करोगे। फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आप उस प्लांट को ग्रो करने के लिए उसे खाना दोगे, मैन्योर की या फर्टिलाइजर की फॉर्म में। फिर खाना दे दिया तो पानी भी चाहिए हमारे प्लांट को, तो इरिगेशन करेंगे। उसके बाद उसे उसके दुश्मनों से बचाएंगे, यानी कि वीड से बचाएंगे। दुश्मनों से भी बचा दिया, खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब फसल को काट लेंगे, यानी कि हार्वेस्ट कर लेंगे उसे। हार्वेस्टिंग के बाद उसे स्टोर कर लेंगे। बस खत्म, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी हो गई और उसकी मैनेजमेंट भी हो गई। था ना इजी? चलो देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको आंसर कर देना है जो भी अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ। देखो भाई, which of the following conditions is not essential to grow maize? मेज को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर या रेनफॉल। तो भाई जो मेज है ना, मेज क्या होती है? मेज है हमारी खरीफ क्रॉप। तो ये ग्रो होती है रेनफॉल के टाइम पे। इसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, रेनफॉल भी होती है, लेकिन इसे लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। लो टेम्परेचर में यानी कि विंटर में ग्रो होने वाली तो हमारी रबी क्रॉप्स है ना, बट मेज एक खरीफ क्रॉप है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, क्योंकि बेटा हमें बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। नॉट दिया गया था, नॉट को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। नॉट बोला गया था, इसीलिए हमने बता दिया कि यहाँ पर आंसर है लो टेम्परेचर। इजी, याद कर लो खरीफ क्रॉप के क्या एग्जाम्पल्स हैं, रबी क्रॉप के क्या एग्जाम्पल्स हैं, आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। Then propagation of ginger is generally done using। तो बेटा हम लोग यहाँ प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपगेशन है ये सीड से नहीं हो रही है। तो प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो हम किसी चीज को उसके बीज से नहीं उगा रहे, हम लोग एक डेवलप्ड प्लांट से कुछ पार्ट लेंगे और उससे एक नया प्लांट ग्रो करेंगे। तो हम जिंजर को उगाने की बात कर रहे हैं प्रोपगेशन से। तो ये कैसे होगा? क्या हमें जिंजर का सीड लेना पड़ेगा? प्रोपगेशन में सीड हम लोग यूज नहीं करते। क्या हमें स्टेम लेनी होगी, रूट लेनी होगी या लीफ लेनी होगी? लीफ से तो नहीं करते। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों में, स्टेम में और रूट में, और 90% बच्चे बोलेंगे रूट। तो मैं बता दूं रूट सही आंसर नहीं है। जो हमारी जिंजर है वो
प्रोपगेट करती है उसकी स्टेम की मदद से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग बोलते हैं जिसमें हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। और ये कैसे होता है? ये होता है स्टेम या राइजोम की मदद से। Then, which of the following statements again not true for organic manure? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? Number 1, it enhances water holding capacity of the soil. ये soil की water holding capacity बढ़ाती है। It has a balance of all plant nutrients, यानी कि जितने भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बैलेंस में होते हैं। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, क्या ये सॉइल को ह्यूमस देते हैं? या इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो बेटा जो हमारी ऑर्गेनिक मैन्योर है वो ये सारे काम करती है, सिवाय सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होने के। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाती है, ये ह्यूमस भी देती है हमारे सॉइल को, उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव करती है। बट यहाँ पर क्या बोला गया था? बैलेंस देती है सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि जो हमारा बेटा नेचुरल मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये किसी भी चीज से बना हो सकता है। ये हमारे डेड एंड डीकेइंग प्लांट से बना हो सकता है, एनिमल से बना हो सकता है। तो इन सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच हो सकता है, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो यही ड्रॉबैक हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर का होता है और यही हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज बी। अगर हमें बैलेंस चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स का तो हम ये मैन्योर से नहीं अचीव कर सकते, हमें इसके लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। बहुत इजी है। बड़े अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया है हमारे सामने, देखते हैं क्या है। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन्हें रीड करना है। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। जो हमारे प्लांट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं और हमारे प्लांट तक आ जाते हैं। इरिगेशन प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉस्ट से, यानी कि जम जाने से और हॉट एयर करंट से। एंड इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर। तो बता दो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट्स का यहां पर सही है अगर हम इरिगेशन की बात करें तो हमारे सीड्स को अगर जर्मिनेट होना है, फूटना है, तो भाई इन्हें वाटर की जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मॉइस्चर चाहिए, यानी कि नंबर 1 करेक्ट और नंबर 1 सब में आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। हमारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब मोस्टली। अगेन ट्रू। तो यही दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं, तो सही आंसर होगा ए पार्ट। इरिगेशन से कोई भी फसल जमने से या हॉट एयर करंट से नहीं बचती, और ना ही इरिगेशन से सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है। सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है ह्यूमस के आ जाने से, इरिगेशन से नहीं, पानी देने से नहीं। तो हमारे सही ऑप्शंस होंगे नंबर 1 एंड नंबर 2 ओनली। देन which of the following tools would a farmer use to remove weeds from the field? अब फील्ड से भगाना है दुश्मनों को, तो इनमें से कौन सा टूल यूज किया जाएगा? क्या हो यूज करेंगे, प्लॉ यूज करेंगे,
एक्स का इस्तेमाल करेंगे या कल्टीवेटर का यूज करेंगे? वीड्स को रिमूव करना है, प्लॉ से वीड्स रिमूव करते हैं? नहीं, प्लॉ से तो प्लॉइंग करते हैं, टाइलिंग करते हैं, सोइल की लूजनिंग करते हैं। देन एक्स से भी नहीं करते, कल्टीवेटर की मदद से भी प्लॉइंग करनी होती है। तो यहां पर आ जाएगा हो से भी प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग भी करते हैं इससे, और वीड्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स के लिए भी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? भाई सारे नॉट ट्रू बताने आपको, कौन सा ट्रू नहीं है फर्टिलाइजर्स के लिए। दे इंक्रीज द यील्ड, क्या ये यील्ड बढ़ाते हैं? देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इनका अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो इनसे जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्या सही? नहीं है, नॉट आपको बताना है। तो भाई बिल्कुल सही है, यील्ड को बढ़ा देते हैं। ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का और हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, सॉइल भी इनफर्टाइल हो जाएगी, और इन्हें कम क्वांटिटी में ही यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात कह दी जो बिल्कुल हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज फर्टिलाइजर्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। नो, फर्टिलाइजर्स बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अभी तो बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स को इम्बैलेंस कर देंगे, सॉइल को इनफर्टाइल कर देंगे, तो हमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। यहां जितनी भी आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये दी हुई हैं वीड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। पढ़ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तब ये इंटरफेयर करते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्दीली, उन्हें हेल्दी होने में मदद करते हैं। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था भाई ये वीड्स हमारे दुश्मन होते हैं, हमें पता लग गया ये स्टेटमेंट गलत है। 2 स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। नंबर 1 सही है, जब हम फसल को काटेंगे तो उसके साथ वीड्स भी कट कर आ जाएंगे, हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करेंगे। ये हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ लड़ाई करेंगे, कंपीट करेंगे उनसे हवा के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए, सनलाइट के लिए, उनको लेने नहीं देंगे। मतलब दोनों में कंपटीशन होगा और किसी को भी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। ये भी सही है। दे अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 सही है। तो ए पार्ट हमारा आंसर यानी कि नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4 तीनों स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। अगर आप सॉइल को लूज कर रहे हो और टर्न कर रहे हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अच्छे से उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? लूजनिंग एंड टर्निंग। क्या उसे हम इरिगेशन एंड मैन्योरिंग कहते हैं? देखो बेटा, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कौन सी टर्म्स यूज की जाएंगी, मतलब इन दोनों से हम लोग कौन सी टर्म्स को समझ सकते हैं? सॉइल की लूजनिंग और सॉइल की टर्निंग, क्या इरिगेशन आएगा?
इरिगेशन का मतलब है हमारी फसलों को पानी देना। तो यहाँ पानी देने जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं, कैंसिल कर देंगे। डिगिंग एंड विनोइंग, डिग करना, खोदना, और विनोइंग करना। विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हवा की मदद से सब्सटेंसेस को अलग करते हैं जो कि एक दूसरे से वेट में अलग होते हैं। लूजनिंग और टर्निंग से सेपरेशन का तो कोई मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। टाइलिंग एंड प्लॉइंग इज द करेक्ट आंसर। तो टाइलिंग और प्लॉइंग दूसरा नाम है सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग। ओके देन, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The monsoon season in our country is during the months. तो जो मॉनसून सीजन है हमारी कंट्री में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में मॉनसून सीजन कौन से मंथ्स में आता है? क्या अप्रैल से दिसंबर में आता है? बिल्कुल नहीं। जून टू सितंबर इज द करेक्ट आंसर। नवंबर और मार्च में मॉनसून नहीं आता है, जनवरी से मई तक भी नहीं आता। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, तो अब तक हमने कर लिए हैं 10 क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन पे। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये कौन सा इरिगेशन का सिस्टम है जिसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते हैं अपने प्लांट की रूट्स के पास? क्या ये पुली सिस्टम है, क्या ये ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, या लेवर सिस्टम है? तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना इज ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी रूट्स के पास डाला जाता है इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। तो वाटर को कंजर्व भी किया जा रहा है और हमारे प्लांट्स को पानी भी दिया जा रहा है। कितना अच्छा हो गया है ना? तो ड्रिप इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब आपसे कुछ पूछा गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखते हैं क्या है। Pick out the odd one from the following words given in the box and give reason for it. तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से एक ऑड वर्ड चूज करना है जो इन सबसे अलग है, और उसका रीजन भी बताना है क्यों आपने इसको कहा कि भाई ये सबसे अलग है। प्लॉ, सीड ड्रिल, हो, चेन पंप या सिकल। देखो, प्लॉ हो है, चेन पंप है या सिकल है, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। प्लॉ से प्लॉइंग कर देंगे, हो से प्लॉइंग भी करते हैं, और हम लोग वीड्स का रिमूवल भी करते हैं। चेन पंप से इरिगेशन करते हैं, सिकल से हम फसलों को काटते हैं यानी कि हार्वेस्टिंग करते हैं। तो दीज आर ऑल ट्रेडिशनल टूल्स। लेकिन यहाँ पे एक मॉडर्न टूल आपको दिख रहा है, दैट इज सीड ड्रिल। तो हम कह देंगे सीड ड्रिल यहाँ पर ऑड वन आउट है। कौन है ऑड वन आउट? तो सीड ड्रिल इज ऑड वन आउट बिकॉज इट इज अ मॉडर्न टूल while others are traditional tools. बाकी ट्रेडिशनल टूल्स हैं, पहले के ज़माने से यूज़ होते आ रहे हैं, लेकिन सीड ड्रिल हमारा नए ज़माने का टूल है। Then, if you are given a dry piece of land for cultivation, अगर आपको कल्टीवेट करने के लिए एक सूखा लैंड दे दिया जाए, what will you do before sowing the seeds?
तो आप उसमें बीज डालने से पहले क्या करोगे? अब जाहिर सी बात है, अगर सूखा आपको मैं फील्ड दे दूं, आप उसके अंदर बीज तो डालोगे नहीं, है ना? बीज, अभी हमने देखा सीड्स नीड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। जब तक उन्हें मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। तो क्या करोगे भाई? तो प्रेपरेशन ऑफ ड्राई सॉइल, अगर हमारे पास ड्राई सॉइल है तो हमें उसके अंदर सबसे पहले एडिकेट वाटरिंग करनी पड़ेगी, उसमें अच्छे से पानी डालना पड़ेगा टू रेस्टोर द मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर मॉइस्चर वापस लाने के लिए। एंड देन टाइल्ड एंड प्लॉड टू अलाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एरेशन। पहले तो हमने क्या किया, उसके अंदर पानी डाला ताकि उसके अंदर मॉइस्चर आ सके। मॉइस्चर जरूरी है हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। उसी के साथ साथ टाइल भी करेंगे, उसके अंदर टाइलिंग भी करेंगे, प्लॉइंग भी करेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सके उसमें। और फिर जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके क्रम्स को लेवल करेंगे। अगर हम आपकी सॉइल जुड़कर ऐसे क्रम्स, छोटे छोटे पत्थर बन गए हैं, तो उनको आपको एक समान करना है, लेवलिंग करनी है। और उसके अंदर मेन्योर मिक्स करेंगे, फिर आपकी सॉइल रेडी हो जाएगी प्रेपरेशन के लिए। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर थर्ड पॉइंट होता है, सोइंग उससे पहले आता है। यहां बोल रहे हैं पहले मेन्योर डाल दो, उसके बाद सीड्स को सो करना। बेटा ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड सोइंग, ये इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं। हम पहले सॉइल के अंदर सीड्स डालकर बाद में मेन्योर डाल सकते हैं, या हम पहले मेन्योर डालकर बाद में सीड्स डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? तो हमें बताना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। यूजिंग क्वालिटी सीड इज द ओनली क्राइटेरियन टू गेट हाई यील्ड। अगर आपको हाई यील्ड चाहिए तो बस हाई क्वालिटी सीड यूज कर लो, सारा काम खत्म। नहीं, हमें हाई क्वालिटी सीड्स तो यूज करने ही चाहिए और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी फॉलो करनी चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए, वीड से प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर आएगा फॉल्स। ऐसा नहीं है बस हाई क्वालिटी सीड्स यूज कर लिए तो काम हो गया। देन growing different crops in different season in the same field will deplete the soil of nutrients. तो अगर आप अलग अलग फसलें अलग अलग सीजन में उगा रहे हो सेम ही फील्ड में, यानी कि मान लो आपने एक बार क्रॉप कौन सी क्रॉप उगाई, आपने एक बार एक खरीफ क्रॉप उगाई और एक बार एक रबी क्रॉप उगाई, दोनों अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेती हैं आपकी सॉइल से, तो सॉइल को नुकसान होगा क्या? कोई नहीं। मान लो आपने एक क्रॉप लगाई जो कि आपकी सॉइल से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ले रही है, और आपने दूसरी क्रॉप लगाई जो कि आपके सॉइल से मान लो फास्फोरस ज्यादा ले रही है, तो क्या होगा? जब तक एक क्रॉप फास्फोरस लेगी तब तक उसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी, फिर आप दोबारा नाइट्रोजन लेने वाली क्रॉप लगा सकते हो, तब तक फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट नहीं होंगे बल्कि रेस्टोर हो जाएंगे। अब ये जो है बेटा आपको बोल्ड में दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज स्टोरिंग। क्या आप हार्वेस्टेड, जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं, उन्हें क्या पहले आप ड्राई करोगे स्टोर करने से पहले? सुखाओगे उसे स्टोर करने से पहले क्या? यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो बेटा
जी हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग अपनी फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप को हमेशा ड्राई करेंगे उसे स्टोर करने से पहले? तो हमें ड्राई करना होता है, उसे थोड़ा सा सन ड्राई करना होता है, ताकि ज्यादा मॉइस्चर अगर होगा हमारी क्रॉप में तो उस पे पेस्ट ज्यादा जल्दी लग जाते हैं। तो हम थोड़ा सा सन ड्राई करते हैं उन्हें और फिर स्टोर करते हैं। All crop plants are sown as seeds in the field. सारे क्रॉप प्लांट्स को क्या बीजों से ही उगाया जाता है? नहीं, हमने देखा जैसे जिंजर को हम स्टेम से ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है और फिर उसे लाकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम लोग फील्ड में। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी फॉल्स है क्योंकि सारे सीड्स जो हैं वो, मतलब सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड से नहीं ग्रो किए जाते। देन सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन। सेल्स, जितने आपके रूट नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स जो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, क्या वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? नहीं, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में अगर राइजोबियम बैक्टीरिया है तो वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को, ना कि रूट नोड्यूल्स खुद। तो यहां पर भी आंसर फॉल्स होगा। क्लियर? देन फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स, ये वाला तो हमने कर लिया है, तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी, देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मंथ्स डू फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया? कौन से मंथ्स में फार्मर्स ग्रो करते हैं मस्टर्ड को? तो याद रखना, मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप। ये एक रबी क्रॉप है, तो इसे हम लोग ग्रो करते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर एंड मार्च। मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। इट इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स, विंटर्स की बिगिनिंग में इसे लगाया जाता है, फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। इसे लो टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इसे हार्वेस्ट बेटा करते हैं विंटर के एंड में, यानी कि अप्रैल और मई में। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया भाई? हमने देख लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड? आपके चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे ही और भी चैप्टर्स के अगर आपको इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स चाहिए तो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो फटाफट से कर दो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इंफॉर्मेटिव वीडियोस से। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।